दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है पश्चिम लिटकास्ट के इस एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं एक पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगा और इस पॉडकास्ट का उद्देश्य ही यही है कि जो हमारे नए उभरते हुए लेखक हैं, कवि हैं, ऑथर्स हैं, उनसे हम बातचीत करें। अगर वो संभव नहीं है तो उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनका काम है, उसके बारे में बातचीत करें। जो साहित्य को समझने और पढ़ने और पसंद करने वाले लोग हैं, उनके सामने लेकर आएँ। तो इसी श्रृंखला के चलते मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी पसंद की कुछ किताबें उठाता हूँ और उनको मैं रेकमेंड करता हूँ। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये हिंदी का एक कथा संग्रह है और बड़ी अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं इसमें। मैंने पढ़ी, सारी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगीं। एक कहानी जो मुझे बहुत ख़ास पसंद आई, मैं उसको यहाँ पर आज पढ़ूँगा। और ये कथा संग्रह जो है, इसका नाम है दूर्वा। दूर्वा, आई थिंक दूर्वा का मतलब दूब होता है, घास शायद। इसकी जो ऑथर हैं, इसकी जो रचनाकार हैं, कथाकार हैं, उनका नाम है श्रीमती निवेदिता चक्रवर्ती। निवेदिता जी से मैं पिछले वर्ष पर्सनली मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। वो यहाँ पे भारत से आई थी और उन्होंने हमारे साथ मिलकर एक बड़ी अच्छी काव्य गोष्ठी भी आयोजित की थी। तो मैं निवेदिता जी के बारे में क्या बताऊं, बहुत अच्छी वो कवयित्री हैं और कथाकार तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ वो साहित्य के लिए भी बहुत बहुत कुछ कर रही हैं। उनका अपना पब्लिशिंग हाउस है, युगानुगुंज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड करके, NCR रीजन में, इंडिया में। वो जितने भी जो नए उभरते हुए कलाकार हैं, उनको गाइडेंस देती हैं, उनको उनकी रचनाएं प्रकाशित करने में उनकी मदद करती हैं। और जो स्थापित कलाकार हैं, वो भी उनके पास आके अपनी रचनाओं को भेजते हैं और उनका भी वो प्रकाशन में सहयोग करती हैं। बात करें अगर निवेदिता जी की, तो निवेदिता जी का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ और इनको इनकी जो साहित्यिक विरासत जो इनको मिली, ये इनको अपने पिताजी श्री मानिक घोषाल जी से मिली। मानिक जी बहुत अच्छे माने हुए प्रख्यात कवि थे, रचनाकार थे। उनके बारे में मैंने दूसरे लोगों से भी काफ़ी सुना है। तो निवेदिता जी को वो जो साहित्य है वो विरासत में मिला। इनकी माता जी का इनके ऊपर आध्यात्मिक रूप से काफ़ी अच्छा प्रभाव था। इनका पहला काव्य संग्रह, जिसका नाम है मेरे हिस्से के नूर, वो वर्ष 2020 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद इन्होंने कई सारी इनकी रचनाएं, बहुत सारे काव्य संग्रह, कहानियाँ प्रकाशित होते रहे। आज मैं बात करने वाला हूँ इनके कथा संग्रह दूर्वा की। दूर्वा की कहानियाँ बहुत ही, जो मुझे लगता है कि आपके आसपास की कहानियाँ लगती हैं। इनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनके जो इंसिडेंट्स, जो घटनाएं इन्होंने उठाई हैं, वो बहुत ही अपने करीब की लगती हैं। बहुत ज़्यादा ग्रामीण नहीं लगती हैं, बहुत ज़्यादा अर्बन नहीं लगती हैं, बहुत ही आसपास की कहानियाँ लगती हैं। मेरे ख्याल से जो व्यक्ति इस कथा संग्रह को पढ़ेगा, अगर वो उसका गांव से ताल्लुक़ है या उसका शहरों से ताल्लुक़ है, मेट्रो से ताल्लुक़ है, हर कोई इन कहानियों से कनेक्ट कर पाएगा। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो इन्होंने उसको बहुत ही टाइट नीट रखा है, जिसको कहते हैं बहुत कसी हुई, जो उसका कथानक है वो बहुत ही कसा हुआ है। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कहीं पे भी ये आपको अपने टू द पॉइंट चलती हैं, अपने टॉपिक से डिविएट नहीं करती हैं, बहकती नहीं हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कहना चाहिए कि क्लिष्ट शब्दों का उपयोग नहीं हुआ है। बहुत ही आसान सी दिल में उतर जाने वाली भाषा का प्रयोग हुआ है। तो मुझे तो ये कहानियाँ बहुत पसंद आई। इससे पहले कि मैं इसकी एक कहानी को पढ़ूं जो मुझे काफ़ी पसंद आई, मैं बता दूं कि ये जो किताब है, ये किताब आपको अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, भारत में भी और अमेरिका में भी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और या तो आप निवेदिता चक्रवर्ती के नाम से सर्च करें या आप दूर्वा के नाम से सर्च करें, तो आपको ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और आप इसको ऑर्डर करें। देखिए, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और किताब को हाथ में लेके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन किताबों को हाथ में लेके नहीं पढ़ेंगे, वो किताबें
आपसे वो बात कह नहीं पाएंगी जो वो कहना चाहती हैं। वो फ़ील होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। और इस चैनल के ज़रिए मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो किताबें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताबों को पढ़ें, उनको ख़रीदें। उससे इस पूरे जो प्रकाशन का जो व्यवसाय है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, आजकल के डिजिटल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। ऐसा ना हो कि किताबें अलमारियों से गायब हो जाएं और हमारे सिर्फ लैपटॉप और हमारे आईपैड और फ़ोन में ही सिमट के रह जाएं। तो ऐसा ना हो तो आप ये किताबें ख़रीदिए, कलेक्शन बनाइए, उठाइए, उनको झाड़िए, पोंछिए, उनको फ़ील करिए, पढ़िए और अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। तो बिना किसी लाग लपेट के मैं एक अपनी जो मेरी प्रिय कहानी है, इसमें वैसे तो सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं उसको अ, पढ़ के सुनाता हूँ। और मुझे आशा है कि मैं इसके साथ न्याय कर सकूँ इसको पढ़ने में। अगर कहीं पे कुछ त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो निवेदिता जी, अगर आप ये देख रही हैं तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको अच्छे से पढ़ सकूँ। जो कहानी है, कहानी का जो शीर्षक है वो है खिलती धान की बालियाँ। शेफाली आज शहर से गांव आ रही थी। साल में एक बार अपने बच्चों से मिलने आती थी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। कभी वो साथ लाए हुए बड़े बैग को देखकर खुश हो रही थी, कभी हाथ में अपना नया मोबाइल देखकर। जीवन में अगर साहस हो और आप किसी भी परिस्थिति में हार ना माने, तो आप जीवन को कहीं से भी जीना शुरू कर सकते हैं। यदि आप दृढ़ हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप निर्धन हैं, दुर्बल हैं या विपरीत परिस्थितियों से घिरे हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यह शेफाली ने साबित किया था अपने जीवन में। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन जंगल के पास एक छोटे से गांव में अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहने वाली सांवले रंग की दुर्बल युवती अपने जीवन के 21 वर्ष के वैधव्य का विकृत रूप देख चुकी थी। शेफाली आज अपने दोनों बच्चों को अपने गांव में मां के पास रखकर पढ़ाती है और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने भी बुनती है। वो दिल्ली में एक परिवार की देखभाल करती है और मासिक आय जुटाती है। साल में एक बार जब बच्चों से मिलने वो गांव आती है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार अवश्य लेकर आती है। शेफाली जब शुरू शुरू में शहर आई तो उसे सबसे पहले वॉशिंग मशीन देखकर अपनी माँ और बहनों की याद आई कि कैसे वो सब औरतें घर भर के कपड़े धोती हैं। और फिर जब उसने मिक्सी देखी और उसमें मसाले पीसे तो उसे बहुत मजा आया। उसने तभी सोच लिया था कि अगली बार जब गांव जाएगी तो माँ और दीदियों के लिए मिक्सी लेकर जाएगी। बहुत स्वाभिमानी है शेफाली। अपनी आय के अलावा ना तो एक पैसा अधिक लेती है और ना कोई उपहार। गांव जाने से पहले 3 मिक्सी अपने पैसों से खरीदी और एक बड़े बैग में डाला। अब बस में बैठकर बार बार उसी बैग को निहार रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी तो एक गर्भभरी मुस्कान भी थी। उसकी स्मृति में शहर की चकाचौंध थी तो अपने गांव के खेत का वह दृश्य भी था जब उसे असहाय समझते हुए गांव के एक अधेड़ पुरुष ने उसकी मर्यादा भंग करने का प्रयास किया था। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागी थी। घर में आकर बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। माँ ने बोला, तू बच्चों को लेकर शहर चली जा काम करने। शेफाली ने सूनी आंखों से दूर धान की बालियों को देखते हुए कहा, अभी धान की बाली खिली नहीं है, वक्त लगेगा। अकेले ही जाऊंगी, बच्चों को तुम्हारे पास रखकर। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो। छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज, दरिद्रता, अन्न वस्त्र की कमी के बीच शेफाली समझ ही नहीं पाती थी कि जीवन की गति क्या है। इस बवंडर से कभी निकला भी जा सकता है कि नहीं। घर के काम काज के बाद खेतों में जाकर फसल काटते हुए सोचती थी कि कहीं भाग जाए, किंतु मां के पैरों में बच्चे बेड़ी जैसे लिपटे होते हैं। ईश्वर ने यह ममता भाव नहीं दिया होता तो शायद विश्व के 50% बच्चे कभी ठीक से पल ही नहीं पाते। शेफाली की दीदी कुछ दिनों के लिए शहर काम करने गई थी और उसने शेफाली को भी बुला लिया था। बस शेफाली का जीवन धीरे धीरे गति पाने लगा। बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया, मां के पास रखा और हर महीने मां के बैंक में पैसे भरने लगी। सोचते सोचते शेफाली का गांव आ गया। शेफाली माँ और बच्चों से मिली, खूब देर बातें की, फिर उठकर रसोई घर में गई और सिलबट्टे को उठाकर एक कोने में रख दिया।
मिक्सी को बैग से निकाला और बोली, माँ बताओ कौन कौन सी चटनी पीसूं? मिनटों में बहुत चटनियाँ बना सकती हूँ, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी, बहुत आसान है ये मशीन चलाना। और माँ आंसुओं की धार रोक ही नहीं पा रही थी। ये आंसू भी बहुत अजीब हैं। दुख में भी भर भर कर आते हैं और खुशी में भी। शेफाली की मानो आंखें पीठ पर लगी हुई थी। बोली, माँ अगली बार ऐसी मशीन लाऊंगी कि तुम हमेशा हंसोगी, रोना भूल ही जाओगी। फिर शेफाली और माँ बहुत देर तक हंसते रहे। उनकी हंसी की आवाज़ मिक्सी की आवाज़ के साथ मिलकर एक अलग ही संगीत पैदा कर रही थी, जिसकी गूंज शेफाली के उस छोटे से घर से निकलकर सारी मेड़ों को पार कर खेतों तक पहुंच रही थी। तभी शायद उसी समय धान की बालियां थोड़ी सी अधिक इठलाने लगी थी। कितनी सुंदर कहानी थी दोस्तों। ऐसी ही बहुत अनोखी और अद्भुत कहानियों का संग्रह है ये किताब दूरवा। और मैं एक बार जाने से पहले फिर बोलूँगा कि आप अमेज़ॉन पे जाएं, इसको ख़रीदें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये इसमें थोड़ी सी भी इस प्रयास में थोड़ी सी भी योग्यता है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें हमारी जो बातें हैं वो औरों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।